जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बताना चाहूँगा 1 से 5 के लिए जो समान अध्ययन के लिए जो 120 क्वेश्चन आपको आएगा, तो मैंने 40 क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग का है, लास्ट वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में जीरो लेवल पर मैंने बताया, जीरो नॉलेज मान करके मैंने बताया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, हिंदी लैंग्वेज का भी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं लैंग्वेज पेपर, जो कि हिंदी है आपका और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वालिफाइंग आपको 30 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका पेपर 2 आपका कैलकुलेट नहीं होगा, जांचा नहीं जाएगा। और अगर पेपर 2 अगर जांचा नहीं गया तो आप टीचर नहीं बन पाओगे, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। चलते हैं हम अब सीधे टॉपिक पर। मैंने 40 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था, अब मैथ और रीजनिंग का मैंने डिस्क्रिप्टिव में और जीरो लेवल का, आप समझ लीजिए आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है उस लेवल का मैंने बताया है। आप एक बार जाकर के प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक्स से मैंने एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से बनाने की कोशिश किया है। मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन थे और रीजनिंग से लगभग 15 क्वेश्चन थे। टोटल 40 क्वेश्चन था, मैंने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है वहाँ पर, तो वहाँ जाकर के आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन है जो कि हम इस सेशन में हम कवर करेंगे 40 के बाद। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो ऑप्शन आपके हैं राज्य, इसमें आ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपके भारत में है 7, 8, 9, 10। इसके सही आंसर आपके आ जाएंगे थर्ड नंबर 9। आप ये पूछेंगे सर आप ये 9 कौन कौन से राज्य हैं, तो अभी मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्क्रीन में अभी मोबाइल रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहा हूँ, जब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँगा। अभी लाइट का यहाँ पर इशू के कारण, गर्मी के कारण, लाइट के इशू के कारण हम सारी चीज़ें डिजिटल बोर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं। सो ये सारे राज्य हैं, तो अभी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अभी सहयोग कीजिएगा। वो है गुजरात, जो समुद्र के किनारे है, गुजरात, महाराष्ट्र, MH लिख देता हूँ, महाराष्ट्र, गोवा के बीच से सभी लोग जानते हैं, कर्नाटका के लिख देता हूँ, और केरल का भी केरल, तिरुवनंतपुरम जिसका राजधानी है, तमिलनाडु, चेन्नई जहाँ पर मेरिना बीच जाती है, सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट रीजन आता है, फिर आंध्र प्रदेश, AP, और ये हैं फिर उड़ीसा, वो भी ये सारे जगह जो है, उड़ीसा आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल, WB जिसको कहें, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हैं दमन एंड द्वीप, और है नेक्स्ट आपका अंडमान और निकोबार। ये सारे 9 जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों मिलाकर के टोटल 9 है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर है आपके, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो कि खाली जगह के भीतर मौजूद होती है, फेफड़े, गुर्दे, लीवर, दिल। तो ये फेफड़े का जब दिल का आकार देखिए गुब्बारे के जैसा फूला हुआ रहता है, जो पंप करते रहता है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा 1। एल्वियोली छोटे गुब्बारे जिससे होते हैं जो कि फेफड़े के श्वसन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्रत्येक एल्वियोला गैस सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह में जाने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है आपका खरपतवार हटाने से रिहाई कहते हैं, खरपतवार हटाने को रिहाई कहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है आपका काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। या आप गांव देहात में देखे होंगे जहाँ पर थ्रेसिंग का काम चलते रहता है, तो यहाँ पर कटी गई फसल के भूसे जो होते हैं, ये भूसे घास भूसे जो होते हैं, भूसा जिसको कहते हैं, और बीज के दानों को अलग करता है, जिससे बीज के आना, जैसे आप गेहूं का ले लीजिए, तो इससे निकल कर जो निकलता है आपका भूसा हो जाता है, या फिर चना का हो गया या कहीं का भी, तो वो इसको थ्रेसिंग ही कहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, इसको निराई नहीं कहते हैं। खरपतवार को या तो हाथ से या फिर यांत्रिक उपकरणों को हटाया जाता है, खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखिए नेक्स्ट है आपका फसल के पकने के बाद काटना, उसको कटाई कहते हैं, ठीक है, ना कि निराई कहते हैं। निराई नहीं कहते हैं, उसको कटाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कटाई।
कटाई। इंग्लिश में इसका नाम देंगे हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग। थोड़ा है ना यहाँ पर मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेता हूँ। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना, यानी उचित समय एवं अंतराल में, यानी कुछ कुछ समय के बाद हम जो जल देते हैं फसल को, उसको सिंचाई कहते हैं, वो भी ठीक है। ये क्वेश्चन आपका EVS से आया है, इन्वायरमेंट साइंस से, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक मैं NCERT से बताऊँगा, तो वहाँ से भी आपको समझ आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? रेडियोग्राफर बनाता है, कार्टोग्राफ बनाता है, या सिस्मोग्राफ बनाता है, या कोई नहीं? तो सिस्मोग्राफ तो आपका भूकंप से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। ये भूकंप से, सिस्मोग्राफ से है, तो नहीं होगा। कोई नहीं तो हट जाएगा। रेडियोग्राफ रेडियो से संबंधित है, तो आपका एक ऑप्शन ही बचा है, वो आपका कार्टोग्राफ, ठीक है। C नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब आ जाएगा, कार्टोग्राफ। इसका अगर डिस्क्रिप्शन में बातें करें, एक व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है या खींचना तैयार करता है, उसे मानचित्रकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं, ठीक है। और कार्योग्राफी को मानचित्र, योजना, चार्ट या ग्राफिकल अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों के साथ साथ उनके अध्ययन एवं उपयोग की कला, विज्ञान एवं तकनीकी के रूप में परिभाषित किया जा गया है। आई होप कि मेरा आवाज़ क्लियरली आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह से और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सारे डिस्क्रिप्टिव में और अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 45 नंबर। यहाँ देखिए, मलेरिया विनाशक कुनैन खाली जगह वृक्ष से मिलता है, किससे? सिंकोना, यह बिल्कुल सही जवाब है। रबर से नहीं बनता है, हिबिस्कस से नहीं बनता है, एलोवेरा से नहीं बनता है। मलेरिया जो विनाशक कुनैन किस से बनता है? तो सिंकोना से बनता है, ठीक। कुनैन सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली औषधि है, और इसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? परजीवी होता है, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 46 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है, कर लेंगे। निश्चित तौर पर गर्मी अभी ज़्यादा है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी, जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है H2O, इसका संपूर्ण अपने पूर्ण मात्रा में पीते रहें, ठंडा पानी या गर्म, अभी जो भी आप पी सकते हैं, जिसमें सक्षम आप पीते रहिएगा हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। गतिशील पवन वायु कहलाती है आपका, ठीक है। गतिशील जो पवन होती है वो वायु कहलाती है, ये भी सही है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। जैसे वायु गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है उसकी कणें जो होगी फैलना शुरू हो जाता है। अगर आप सिंपल भाषा में कहें, हमारे जीवन में भी जब भी कभी इसी से झगड़ा होता है या कोई टेम्परेचर होता है तो वो फैलना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे लाल होना शुरू हो जाता है, या उनकी एक कैपेसिटी अलग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, वायु केवल कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र में की ओर जाती है, ये गलत है। वायु जो होता है यानी कि हमेशा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, हाई प्रेशर से किस में जाता है? तो लो प्रेशर में जाता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही था, इसके बेसिस पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। चलिए इस पर हम अगर विस्तार से बातें करें तो इस तरह से होगा, वायु लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, इस गतिमान वायु को पवन कहते हैं। हवाएं तब बनती है जब तक क्षेत्र से एक दूसरे से वायु में अंतर होता है। हवा गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे जो मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। आप बताइएगा एक डिफरेंस, जो मेरा लास्ट वीडियो या हमें लगातार कई महीनों से फॉलो कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड और मोबाइल में क्या डिफरेंस है। पहले मैं मोबाइल बोर्ड पढ़ाता था, लेकिन अभी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू के कारण, किसके इशू के कारण? इलेक्ट्रिसिटी के इशू के कारण हम फिर से मोबाइल पढ़ा गए। नेवरदलेस जो भी है हम अच्छे से पढ़ाएंगे। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। और BPSC में एक टीचर को जो को आपका मन है, इच्छा है और एक सपना है, 1,70,461 में आपका एक सीट पक्का करना, अस्थाई टीचर बनना, वो आप पूर्ण रूप से करेंगे, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। चलिए 47 घट क्वेश्चन है,
पिचर प्लांट यानी घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसकी ऑप्शन है उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन इसका सही होगा, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलने के कारण वो विषमपोषी होते हैं। क्या नहीं मिलता है? तो नाइट्रोजन नहीं मिलता है। N2 इसका फॉर्मूला होता है 7 और एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। 48 नंबर, आयो कि इसने को मैंने जो लिया है 48 यहीं पे मिल जाए, ये ठीक है मिल गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे। पहले उसका डिस्क्रिप्शन हम जान लेते हैं 47 का। 47 का, घटपर्णी पौधे में स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं घटपर्णी हमारा दोनों प्रकार का होता है, समपोषी और विषमपोषी। पिचर प्लांट हरा होता है और इसमें क्लोरोफिन होता है और यह ग्लूकोज की को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दीजिएगा अगर आपको नॉलेज होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बहुत ही ईजी होता है, आप बता सकते हैं। इसमें आंशिक विषमपोषी पोषण भी होता है क्योंकि पिचर प्लांट नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। वे कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, इसलिए ये वे नाइट्रोजन जैसे पोषक पदार्थ पैदा करने वाले पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर जा रहा होगा। 48 नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हैं। चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? चांगपा एक घुमंतु लोग हैं। बकरियों की इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बकरियां ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जाती है। यह चांगपा खास, ये देखिए एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर मशमीना ऊन बनती है। ठीक है, तो इसके आंसर आप बताइएगा। 48 आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपको 48 का थर्ड। ये बुक लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बीपीएससी के जितने भी किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये बुक जो है मुझे बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिस के लिए, खास कर इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हिंदी के लिए भी ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी ले सकते हैं और मैथ्स और जीके जीएस के लिए भी इसमें प्रैक्टिस अच्छा दिया हुआ है। जो ये बुक में देखिएगा, इसमें सारे कंटेंट आपको प्रैक्टिस 20 सेट दिया हुआ है और ईवीएस का कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो ये ले सकते हैं। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इस सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? नो डाउट आपका नेपाल आंसर होना चाहिए। बांग्लादेश नहीं है, चीन नहीं है, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश है। ठीक है, इसके अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें यानी कि और कौन कौन से राज्य इसमें जुड़े हुए हैं, एक सेकेंड टाइम दीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए, हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन, आप इसका आंसर जवाब दे दिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 50 नंबर पढ़िएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर से मैच करके डाला गया है। चलिए नेक्स्ट 50। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है और मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या रानीखेत? इसका जवाब होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम, जल्दी से हम कवर करेंगे क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है और इसके डिस्क्रिप्शन में साथ में बताते चले जाएंगे हम आपको। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की ओर पर्वतलोहा जो है नेहरू संस्था यहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी? इसका स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई थी। और किन के याद में बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के याद में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीनतम नाथुल्ला, प्राचीन काल में नाथुल्ला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग या पहाड़ी मार्ग या सिल्क, दोनों नाम से। तो 50 इसमें आपका होगा, इसमें थर्ड यानी पहाड़ी और सिल्क दोनों नाम से जाना जाता था।
भारत की ओर से नाथुला दर्रा गंगटोक से लगभग 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है ये? गंगटोक में है। गंगटोक टोक ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो आपका बताना होगा गंगटोक में। कहाँ पर है? गंगटोक में है, गंगा के टोक पर, ठीक है। याद करने के लिए एक तरीका होना है। यह दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौते द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार चौकियों में से एक है। यह दर्रा प्राचीन सिल्क मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन से रूप किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका सी गोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी को और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और सी गोपालाचारी को राजा जी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी एक गुजराती व्यापारी थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष 1886 में कोलकाता अधिवेशन में बने। कब बने हैं? तो 1886 में बने हैं। कहाँ बने हैं? तो कोलकाता में बने हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे वृद्ध आदमी उसमें कांग्रेस में जुड़ने वाले यही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 अभी लाइट आई, देखिए। चलिए 53 के बाद 54 हम पूछते हैं। क्वेश्चन कहाँ मैंने लिया है? 54 स्टार्टिंग में होगा। चलिए 54 नंबर आपका क्वेश्चन है। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से इनमें से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन है आपके, आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, या फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लीजिए, ढकिए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका 54 का सबसे सटीक है जो आपको चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। चारों तरफ जैसे ही आप दौड़ना शुरू करिए, हवा के कारण और भी आपके कपड़े में आग पकड़ेगी, और जहाँ जहाँ आप सटोगे वहाँ भी आग फैलने की और भी चांसेस हो जाएगी। जहाँ जहाँ आप सटोगे, मान लीजिए आप दरवाजे में सटे, दरवाजे में आग पकड़ लिया, आप अपने बिस्तर में या कहीं भी सटो, या फिर किसी और पर्सन से, तो उनको भी आग फैल जाएगा। तो ये ऑप्शन सबसे गलत है, आपको नहीं सटना चाहिए। जैसे ही अगर आपके कपड़े में आग पकड़ता है तो निम्न काम कर सकते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ पर रुक जाइए, कहीं भाग दौड़ मत कीजिए, और फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लीजिए, क्योंकि सबसे कॉमन यही आपका पार्ट होता है, चेहरा। और कपड़ों में आग लगने पर कभी भी चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना है आपको, ठीक है। ऊन का यूज कीजिए, ऊन वाले कपड़े में कम फैलने के चांसेस होते हैं सूती के कपड़े में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? तो कूट की गई मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, आप देख लीजिए। और पहला ऑप्शन है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ठीक है। ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, समुदाय तो नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को बच्चा, जहाँ जहाँ वर्ड आता है सिर्फ, ये बड़ा बेकार सा वर्ड होता है, सिर्फ ओनली। नेक्स्ट आइए डी पढ़िए, ताकि सभी लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, ये सभी वाले वर्ड अच्छा है। तो हमें मेरे अनुसार आपका 54 का जो है 1 और डी जहाँ में आए 1 और डी, तो आपका हो जाएगा 4th नंबर में सही आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने से पता चल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 56 नंबर है, वो देखिए, वो भी इजी क्वेश्चन है। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग किस लिए फेमस है वो भी बता दीजिएगा आप। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह शिवालिक पर्वत के लघु हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग विश्व स्तर पर चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चाय के लिए, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है आपका जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह। जो बिहार के करंट अफेयर या जीके पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह। और इन्होंने ही विरोध किया था कि जनरल वाले या फिर कि हमें जो भी अपर कास्ट वाले हैं तो हमें जो आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़िए, मगध साम्राज्य की स्थापना कहाँ थी, मतलब राजधानी कहाँ थी?
तो ऑप्शन है गिरिब्रिज, राजधानी, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर। तो 58 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जीके का। तो आपका गिरिब्रिज हो जाएगा। राजगीर कहाँ होगा? राजगीर, मगध। और हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र में ट्रांसफ़र किया था। पाटलिपुत्र, जिसका पटना पुराना नाम है। पुराना नाम पटना का क्या था? पाटलिपुत्र। अजातशत्रु ने किया था उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है 59वां क्वेश्चन। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। क्या मिट्टी से होता है बढ़ई? लकड़ी से होता है? लोहा से होता है? या कपड़ा से होता है? बढ़ई जो होता है कारपेंटर जिसको कहते हैं का मुख्य काम लकड़ी से संबंधित है, यानी वुड का काम करते हैं वो, वुड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। और ये इनका काम है कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सब चीज़ें बनाने का। तो ये इनका ये काम है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रचलित नाम क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, मध्य रेखा, विषुवतीय रेखा। तो इसके आंसर हैं क्या आ जाएंगे? फर्स्ट कर्क रेखा। क्या आ जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूकंप रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की खींची एक गई काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य के ऑप्शन में आप नाम बता दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप समझ जाएंगे आपका नॉलेज और ज्योग्राफी का नॉलेज कितना अच्छा है। ठीक है, भूगोल जिसको कहते हैं हिंदी में भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो ऑप्शन है चौक पाउडर, तेल, नमक, बालू। तो कौन बनाता है? ऑप्शन 61 का आपका सही जवाब होगा थर्ड, नमक। ये घोल बनाता है। तेल तो पानी से निकल ही जाता है, तैरने लगता है। बालू भी नहीं घोल बनाता है, वो बैठ जाएगा, बालू के साथ जाएगा तो सबसे नीचे बालू बैठ जाएगा। चौक पाउडर का भी यही हाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फूली हुई ऑप्शन इसका देखिए, ग्लूकोज, नमक आदि, जैसे ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये छाने पानी के साथ घोल बनाते हैं, अर्थात ये जल में विलय होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, इसका आंसर जवाब दीजिए। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन है आटा तेल से हल्का है, पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में बाष्प भरा होता है, पूड़ी में तेल भर जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 62 का आंसर होगा आपका थर्ड, पूड़ी में बाष्प भर जाता है, यानी कि वेपर भर जाता है वो वेपराइजेशन हो जाता है उसमें, जिसके कारण ये सारे तैरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उसे वाष्प देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक, रेयन प्लास्टिक या फिर नायलॉन प्लास्टिक। इसका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होता है इसमें कि ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में लीजिए, बेकेलाइट ऐसे प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 64 नंबर। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तो वो क्या कहलाता है? तो आपको वो कोई भी कार्य नहीं करता है। जैसे कोई भी इंसान दीवार पर बल लगा रहा है तो उस पर कोई भी काम नहीं होता है, ना तो ऋणात्मक कार्य हो रहा है, ना ही धनात्मक, ना ही पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है, उस पर कोई कार्य ही नहीं हो रहा है क्योंकि दीवार को हिला ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दीजिए 65 नंबर क्वेश्चन। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? तो ऑप्शन BCG टीका अगर ऑप्शन में है तो BCG है, आगे लगा दीजिए आँख बंद करके। BCG इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेटेड गुरिन। एक टीका है जो मुख्यतः टीबी के लिए रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। टेटनस के लिए DTT टीका लगाया जाता है। क्या आसान कौन सा टीका लगाया जाता है? टेटनस के लिए, जो कोई कुत्ता काटने के बाद लगता है। कुत्ता अगर काट लिया, डॉग आपको काट लिया तो DTT का लगाया जाता है। पोलियो रोग के लिए उपचार के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया रोग के लिए DPT आपका डिप्थीरिया में यूज होता है। ठीक है, चारों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 66 नंबर के लिए, 66 नंबर क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 26 से मैंने बताया सारी बुक का क्वेश्चन है, मैं वही बता रहा हूँ आपको।
60 निम्नलिखित में से पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन है आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, सही तो बोल रहा है। तेज उसके बाद आ जाता है, अच्छा इसमें और भी ऑप्शन दिए जाएंगे 66 में, एक मिनट देख लेता हूँ। बिल्कुल ये देखिए आपके 66 का भाग, ये आपका 66 है और इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा तो कौन कौन सी बातें सही है वो आपको ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन पढ़िए फिर से। सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित भोजन से खाद्य में विषाक्त हो जाते हैं, ठीक है। और आपके हैं नेक्स्ट, तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। धूप में तो कवक नहीं हो पाएगा, ठंड में रहेगा तो हो सकता है। तेल एवं सिरके में जो जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषित से बचाने के लिए किया जाता है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, नहीं जीवाणु नहीं रह सकते हैं, इसलिए तो तेल जो अचार बनाते हैं हम लोग तो उसमें तेल डाल देते हैं तो जीवाणु नहीं आते हैं। जीवाणु की वृद्धि के रोकने के लिए मांस में मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 एंड डी जिसमें होगा आपका सही जवाब आ जाएगा 1 एंड डी, तो आपका 4th नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट 60, इसका अगर डिस्कशन देखें तो नाम परिस्थितियों में उपयोगी घड़ी एवं ब्रेड पर कवक लगाते हैं। तेल एवं सिरके का प्रयोग अचार को खराब होने से बचाता है, क्योंकि ऐसे वातावरण से बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? 67 नंबर क्वेश्चन। गुजरात ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा या राजस्थान, ठीक है, पंजाब। तो इसके सही जवाब हो गए बिश्नोई जाति में राजस्थान में पाई जाती है। बिश्नोई जनजाति संस्थापक हैं जम्बोजी महाराज। ये पर्यावरण प्रेमी जनजाति है, इसको क्या कहते हैं? जम्बोजी, ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बहुत बार रिपीट हुई है ये क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो बहुत बार रिपीट हुई। सिक्किम, महाराष्ट्र, असम, मेघालय। इसका सही जवाब होगा मेघालय, जो कि मानिस नाम का आता है, मासिन राम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मानिसराम, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे इंडिया में, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानिसराम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। तो सही जवाब इसका होगा भारत में दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी उत्तर सीमा सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत है और पूर्व और पश्चिम में क्रम से पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है इसका, ठीक है, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, इतने बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है। इन्वायरमेंट से या कुछ न कुछ क्वेश्चन आता है, वो ईजिली आप इवेल्युएट कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। जबकि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गेहूँ हो गया, ये सारे, तो ये सही लग रहा है। गेहूँ की फसल का अर्थ है कि, देखिए ऑप्शन भी दे रहा है कि खेत में उगाए गए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के। चलिए हाँ सही है। वह फसल जिनमें वर्षा ऋतु में भी हो जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। इसमें नहीं, रबी जरूरत नहीं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, ऐसा नहीं है। तो 1 और 2 ज़्यादा सही सटीक लग रहा है। तो 70 का फर्स्ट ऑप्शन आप आ जाएगा। जब एक निश्चित पौधे को बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूँ हो गया, वैज्ञानिक नाम इसका होता है ट्रिटिकम सेबिटम। इसका गेहूँ का वैज्ञानिक नाम अगर हम जानते हैं, इसको कहते हैं ट्रिटिकम, मान लीजिए ट्रिटिकम सेटिवम, ठीक है।
इसका अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। बरसात के मौसम में जून से जो होता है, बरसात आपका होता है जून से लेकर के, जो कि अभी इस महीना स्टार्ट होगी लास्ट में 21 तारीख के बाद से सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक जून का जो होता है बरसात के मौसम में उगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल ना कि रबी फसल कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, इसको कहते हैं खरीफ फसल में आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए कुछ। खरीफ फसल जैसे कि आपका आ गया धान, मक्का, क्या धान, मक्का, और मैं दे देता हूँ एग्जांपल जैसे सोयाबीन, ये सारे हो गया आपका खरीफ फसल। मक्का, सोयाबीन आप बता दीजिएगा ऑप्शन में। यहाँ पर अपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं। व्हाट्सअप, इसका सारा मैंने PDF वहाँ पर भेज दिया है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या मैंने पूछा? हाँ, सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? सोयाबीन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? ये प्रोटीन में कितनी % इसकी भागीदारी होती है? 40% ये प्रोटीन हमें देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर हम देखें ओके, जबकि सर्दियों में, जो कि सर्दी आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक रहता है, 6 महीने के आसपास, 4 से 5 महीना जनरली। ज़्यादातर अब तक नवंबर या दिसंबर में और जनवरी फरवरी में ठंड रहती है। तो ये सर्दी में जो उगाने जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। इसको कहते हैं रबी फसल, इसको उल्टा कर दिया इसने, इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो गया था, थर्ड और फोर्थ। इसको क्या कहते हैं? रबी फसल। रबी फसल में आपका आ जाएगा गेहूँ, ठंड में उगाई जाती है, अक्टूबर के टाइम में रोपी जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटी जाती है। और चना, गेहूं के साथ ही चना और मटर, ये सारे रबी फसल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये करंट से क्वेश्चन है। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस, बेसबॉल। तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका टेनिस से संबंधित है। एक सर्बियन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ के? सर्बियन के हैं। जोकोविच जो 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब और कुल मिलाकर के 93 ATP इन्होंने एकल पुरुष खिताब जीते हैं, जिनमें से एक रिकॉर्ड 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और एक रिकॉर्ड 38 मास्टर इवेंट शामिल है इसमें। इनके बारे में, वो आधुनिक ATP टूर पर सभी एथलीट टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी एकमात्र एक खिलाड़ी हैं, यानी कि अगर बात की जाए इनकी तो सभी 4 ग्रैंड स्लैम, सभी 9 ATP, 1000 टूर्नामेंट ATP फाइनल में इन्होंने लगभग हासिल किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72 नंबर। यहाँ पर मेरे अंगूठे से ढक रही है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। लेट मी ट्राई कि इसका नेक्स्ट पेज मिल जाए। 72 यस। घेंगा रोग से में व्यक्ति को ऊपर खाली जगह पर सूजन आ जाती है, आँखें में, चमड़े में, पेट में या गर्दन में। तो घेंगा देखेंगे आयोडीन की कमी से होता है और ये गर्दन में हो जाती है। कहते हैं यहाँ पर आपका जो गर्दन है, मोटा गर्दन हो जाता है यहाँ पर। तो घेंगा एक बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि के परिणाम स्वरूप गर्दन में सूजन आती है। घेंगा का तो थायराइड से जोड़ा जा सकता है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह आमतौर पर आयोडीन की कमी से, किसके कारण? आयोडीन, इसलिए कहा जाता है आयोडीन नमक ही खाइए। सबसे अच्छा आयोडीन नमक आप बताइए कौन सा है, और कौन सा आयोडीन नमक अपने घर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। किस शहर में लिंगराज मंदिर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, सरवन बेलगोवा से एक चीज़ याद है, यहाँ पर ही जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और फर्स्ट टाइम MG यानी महात्मा गांधी को कांग्रेस का नेता चुना गया था और कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बता सकते हैं कौन से ईस्वी में चुना गया था? तो ऑप्शन होगा आपका 1921, 1920, 1923, 1924। तो सही जवाब इसका बताइएगा 1924, या कौन सा होगा आप बता दीजिएगा। मैं अभी ऑप्शन दे दिया आपको मैंने। 73 का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही बताते जा रहा हूँ, अब मेरी बातों को सुनते जाइएगा और साथ में इस क्वेश्चन को हल करते जाइएगा।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं 74। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है। मैंने मैथ रीजनिंग को इतने अच्छे से बताया है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। अगर 20 सेट टोटल इसमें दिया हुआ है, टोटल 10 सेट भी आप लगा लोगे अच्छे से तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। कम से कम आप 30+ आप क्रॉस कर लोगे अगर आपने कहीं भी तैयारी नहीं किया तो भी। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है। उक्त इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं 80 तक कवर करेंगे, उसके बाद फिर रिमेनिंग 40 क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और वीडियो लंबी होने के बाद आप लोग पढ़ेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा वीडियोज़ देख लेंगे तो दैट्स अ गुड थिंग्स। बहुत कम चांस है, क्योंकि जो हम रिटेंशन रेट देखते हैं, रिटेंशन रेट उसको कहते हैं, यानी वीडियो ओपन करते हैं थंबनेल देख करके या फिर कहीं कंटेंट देख करके 10 मिनट की वीडियो में सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट का ही रिटेंशन होता है जो मैक्सिमम लोग देखते हैं। और एज ग्रुप जो हमारा है, जो कि अभी लोग देख रहे हैं 24 से लेकर के 40 साल के एज वाले, इवन 60 साल तक के एज वाले लोग देख रहे हैं, उन लोगों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। तो क्वेश्चन हम सीधे पर आते हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, ठीक है। इसने अभिव्यक्ति दे दिया, कथन दे दिया। अब कारण क्या है इसका रीजन। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन है ए दोनों सही हैं और ये आर की व्यक्ता को सही बताता है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ध्रुवीय बालू पर 2 मोटी परतों के त्वचा के नीचे वसा की एक परत से अच्छी से ढका रहता है। उसके मोटे फर और वसा से उसे ठंड से बचाते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं। इस पूरे रोदन के कारण अत्यधिक गर्मी होने से बचने के लिए वे धीरे धीरे चलते हैं और अक्सर आराम करते रहते हैं। देखिएगा भालू जो है हमेशा वो बहुत ही सुस्त जानवर माना जाता है, इसी कारण से, क्योंकि बहुत धीरे चलता है और आराम से बहुत ज़्यादा टाइम वो सोता है। लगभग उसकी आयु 20 से 22 साल की होती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम सोने में निकाल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आयु के बारे में कंफर्म बता दीजिएगा कितने साल तक वो जीते हैं। और ऐसा कौन सा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन सब चीज़ से हट करके, ये बताइए कि कौन सा ऐसा प्राणी या जीव प्राणी है या फिर कोई भी हो, जंतु हो, जो कि सबसे ज़्यादा साल तक 200 साल से ज़्यादा वो जीता है और उसकी एवरेज लाइफ होती है 200 साल, 250 साल, 300 साल इस तरह से। और मनुष्यों की अभी एवरेज एज जो कि इंडिया का हुआ है 67 ईयर्स। अब वो और भी घटते जा रही है जब से कोविड के हुआ है, ठीक है, 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में चला गया, गैस भी नहीं बना वो बंदा, सीधे ठोस है, यानी कि बर्फ़ क्या है, ठोस है और वो गैस बन जाए। पहले पानी भी नहीं बना, लिक्विड भी नहीं बना, सीधे वो हो गया। तो क्या ऑप्शन है, वाष्पीकरण नहीं, सब्लिमेशन या फिर कंडेंसेशन, इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो सबसे सटीक लग रहा है वो आपका सब्लिमेशन, सीधे वो ठोस से गैस बन गया। द्रव अवस्था से गुजरे बिना, यानी बिना द्रव व्यवस्था से गुजरे हुए गैस था, ठोस था। बर्फ़ का एग्जांपल ले लीजिए, बर्फ़ ठोस है और ना तो वो पानी बना और सीधे वो गैस बन के वाष्प बन करके उड़ गया, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में कहते हैं उदात्तीकरण। हिंदी बड़ा डिफ़िकल्ट है, सब्लिमेशन याद रखिएगा, ठीक है। कई जगह ये भी पूछ देते हैं, या इसका एक अलग नाम है ऊर्ध्वपातन। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ये ज़्यादा सटीक रहता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाने वाले ठोस पदार्थों के उदाहरण शुष्क बर्फ, ठोस जिसका ऑप्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और नेफ्थलीन आदि, ये सारे हैं। 2 ऑप्शंस आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो हो गया शुष्क बर्फ और सेकेंड है नेफ्थलीन, ठीक है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें कंटेनर अगर अच्छी लग रही हो तो बीच में आप लाइक को बटन को दबाना भूलना मत है, क्योंकि इसी से हमारा कंटेंट और भी लोगों को सपोर्ट मिलता है। यूट्यूब जो अभी नाम आया इस पर मुझे याद आया। और साथ ही साथ शेयर करते चले जाइएगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को। और उस ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके पास होगा, व्हाट्सअप होगा, टेलीग्राम होगा, फेसबुक होगा या इंस्टाग्राम होगा, सारी जगह शेयर कर दो। कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ नहीं जाता है। आप अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो, बांट रहे हो, तो ईश्वर जो भी आप मानते हो, जिस भी गॉड को, वो गॉड आपको कुछ ना कुछ आपको देंगे। दैट्स शेयरिंग विल बी केयरिंग, ओके। किसने यूट्यूब की प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू की है, यानी वो यूट्यूब का प्रतिस्पर्धा में। तो ऑप्शन है आपका फ्री चार्ज,
फेसबुक ने किया है, इंस्टाग्राम ने किया है, व्हाट्सअप ने किया है। तो इसका प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर जिसको कहें सिंपल भाषा में, तो फेसबुक ने स्टार्ट कर दिया है, जिसको वॉच के नाम से कहते हैं। फेसबुक ने 9 अगस्त कब किया स्टार्ट, शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा। 9 अगस्त 2017 को रचनाकारों एवं प्रकाशकों के लिए एक नया वीडियो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म वॉच लॉन्च किया है। उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म वॉच गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। अब बताइएगा क्या कोई प्रतिस्पर्धा है यूट्यूब का वॉच के साथ, ठीक है, वॉच के साथ, ठीक है, फेसबुक के वॉच। और फेसबुक के फाउंडर कौन है, कब हुआ फेसबुक लॉन्च, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा एकदम कड़कड़ा करके। यूट्यूब कब आया था, गूगल कब आया था, इसके कौन फाउंडर है, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सारे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और लोगों का हेल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। अरे वाह, मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। ये सारे राज्य तो मैं जानता हूँ, यहाँ ऐसा कोई लॉटरी वॉटरी नहीं निकलता है। तो एक मात्र ऑप्शन बनता है मिजोरम। कहाँ पर निकलता है, मिजोरम। मतलब कि यहाँ पर खेती करने के लिए कोई भी महिला या फिर पुरुष वर्ग हैं, वो आपको लॉटरी निकालना होगा, आपको खेती करने के लिए लॉटरी निकलेगा और आपका नाम निकल गया, पर्चा निकल गया, तो खेती आप उस साल कीजिए। मिजोरम में लॉटरी फार्मिंग किया जाता है, जिसमें से एक परिवार का चयन किया जाता है और उन्हें खेती करने के लिए वन भूमि का एक हिस्सा दिया जाता है। यह ज़मीन पूरे गाँव की होती है, ओके, इसलिए वे बारी से भूमि के भिन्न भिन्न भागों में खेती करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 78 नंबर पर। 78 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हों, तो आप ऑप्शन पढ़िए, आप क्या हैं, आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, ओके। हम ट्राई करते हैं, पहले ऐसा तो हम चांद पर तो देखने के बाद ये पृथ्वी काला दिखाई देता है, तो कहाँ से देख लेंगे। आप पृथ्वी के आंशिक रूप से देख पाएंगे, चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेंगे धुंधला हुआ, तो आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, ऐसा कुछ कहना नहीं है। आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे, पूरी अच्छी तरह से देख लेंगे। अच्छा जी, तो 78 का सही जवाब जो मेरे अनुसार लग रहा है, वो आपको सही सटीक लग रहा है, वो आपका सेकेंड नंबर है। आप पृथ्वी के आंशिक रूप से देख पाओगे। सीधे आप एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हो अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर बात की जाए तो चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है। ओके, ये जो भाग होता है एक भाग आपको दिखता है, तो इसलिए एक भाग हम कह सकते हैं आंशिक भाग आपको दिखेगा, पूरा पृथ्वी हमें नहीं दिखेगा भाई। कह रहा है चीन का दीवार हमें दिखेगा, मानते हैं कि सबसे बड़ा है, लेकिन वो थोड़ी दिख जाएगा, वो भी चाइनीज़ माल दिखेंगे, इंडिया वाले नहीं देंगे, आंसर काट दूँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा होगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है डेंगू बीमारी कैसी होती है। अरे डेंगू बीमारी डेंगू से मतलब कैसे होती है, किससे के काटने से, मक्खी से काटने से होता है, तिलचट्टा से, एडिस मच्छर या एनोफिलीज मच्छर से होता है। मच्छर से होता है ये पता है, लेकिन दो नाम दे दिया है तो शायद कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कन्फ्यूजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 79 में आपको एडिस मच्छर जिसको कहते हैं मादा एडिस मच्छर, जो ये सारे जो हैं मच्छर जिसका डेंगू फैलाने का काम करता है, वो ध्यान दीजिएगा। ये डेंगू हमेशा जो होता है आपको दिन में होगा, सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक जब तक रहता है, और 3 मीटर से ज़्यादा ये लोग मच्छर जो है मादा मच्छर जिसको कहते हैं वो उड़ नहीं पाता है, तो इसने पूरा नाम नहीं दिया, यहाँ से कन्फ्यूजन। अगर एडिस मादा मच्छर देते तो लोग 100% यहाँ पर सही हो जाएंगे, सभी लोग जानते होंगे जो थोड़ा बहुत भी कंपटीशन या बायोलॉजी का किताब कभी भी उलट के देखा होगा तो। और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। पहले इसमें कुछ और हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। डेंगू बीमारी के लक्षणों के बेनिस से इसमें लक्षण क्या पता चलता है, बुखार, तेज सर दर्द होता है, दस्त और पेशी जोड़ों में यानी कि जो घुटने उठने हैं वहाँ दर्द करना शुरू कर देता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आएंगे, लेकिन इससे डरना नहीं है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे, अगर आप डरते हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन क्यों कीजिएगा, स्टार्टिंग में स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, कई लोग यहाँ पर गलती करेंगे। कई लोगों का तो पहले डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो रहा था। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए, आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो देखिए। बीटेक वाले, बीसीए वाले, कहीं कितने लोगों का मैंने डाउट क्लियर किया है, 1 to 1 क्लियर किया है। कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया था कई दिनों के बाद। लाइव स्ट्रीमिंग वो होता है, यूट्यूब पर लाइव आए थे। लगभग मैंने सोचा 10 से 15 मिनट में लाइव आऊँगा, लेकिन 51 मिनट या 52 मिनट तक मैं लगातार लाइव रहा। 40 से 50 लोग वहाँ पर ज्वाइन किए। कई लोगों का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसको भी जाकर देखिएगा। कोई भी डाउट अगर रहता है कि किस तरह से तैयारी करें, कौन सा टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना किसको है। पढ़ने को सब बोल रहे हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, छोड़ना भी है तो किसको छोड़ना है। और जिन लोगों को जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं, बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं, तो उनका जो पॉजिटिव थिंग है, जो कि आपको मैथ है या रीजनिंग है या साइंस है, ये आपको ऑलरेडी पॉजिटिव है। इन सब चीज़ को छोड़ करके आपको किस पोर्शन पर ध्यान देना है, इस पर मैंने डिस्क्राइब किया है। वो डिजिटल बोर्ड पर मैंने बताया एक एक चीज़ें। आपको 120 नंबर में किस तरह से ज़्यादा 90+ लाएँ, इसका मैंने मेथड बताया है। और कई चीज़ें मैंने बात किया है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स होगी, कहाँ से बनेगा, ब्लॉक से बनेगा, आरओ से बनेगा, कितना टाइम लगेगा, EWS सर्टिफिकेट बनने में कितना टाइम लगता है, OBC सर्टिफिकेट बनने में कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ मैंने वहाँ डिस्क्राइब किया। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। कई कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो आप उसको प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बहुत मैंने प्रचार कर दिया चलिए, कहीं जहाँ प्रचार नहीं हुआ व्यापार नहीं, ये कहावत है, तो उसी के मद्देनज़र मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहता हूँ। चलिए एनीवे, क्वेश्चन पर अब चलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पढ़िए। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, वे अपनी बातें दूसरों को इशारे में से समझाते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। ऐसा कई लोग करते भी हैं, हम मानते हैं। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते, वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होंठों को देखकर के पूरी तरह से समझते हैं। ये भी बात सही है, कई लोग समझते हैं। जैसे आप एक विवेक ओबराय का मूवी था, आप उसको जाकर देख लीजिए, ये सेम रोल प्ले किया है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उससे सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। ये तो गलत बात है, कहीं भी दाखिला मिल सकता है। और कब वो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी आप देखे होंगे, तो वो लोग नहीं जा पाए 5 साल के बाद। क्या जो टीचर ने किया था कि नहीं पढ़ सकता है, ये मंदबुद्धि है, बालक है, और उसके माँ ने एक अपोजिट ही उसका पढ़ के बताया था उसके लेटर को। तो वो आज क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बन करके इस दुनिया को कई चीज़ें दे करके चले गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये गलत है मेरे हिसाब से। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन। सिर्फ जो जहाँ जब वर्ड लगता है ना, वो बड़ा ही बेकार लगता है। सिर्फ, ओनली, ये सारे वर्ड्स को कट कर दीजिएगा। जब भी कथन निष्कर्ष में एक मेथड बता देता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने भी सॉल्व किया है। जहाँ जहाँ सभी लगा रहा है, सभी लगाए, मैंने सबका भलाई हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, मेल हो या फीमेल हो, और अंधा हो, काना हो, रुगला हो, या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, या फिर वो हेल्दी हो, सभी का जहाँ बात हो तो वो सही मान लीजिएगा। और सभी इक्वल टू सही एक मेथड बता दीजिए, सभी इक्वल टू सही। और जहाँ लगेगा सिर्फ, ओनली, तो उसको कट कर दीजिएगा, उसको ऑप्शन को लेना ही नहीं आपको। तो ये एक शॉर्ट आप इलिमिनेट करने का एक अच्छा मेथड मैंने बता दिया। अगर आपको इस तरह से कोई बताया होगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, अभी 2-4 मिनट और टाइम लेंगे। जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, वे संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतीक को इशारों का उपयोग करती है। वे अपने होठों की प्रगतिशीलता का अध्ययन करके यह समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। ये दूसरी बातें उन्होंने कहा है, उस पर बताया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए विशेष स्कूल हैं, बावजूद उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है। बिल्कुल ही दिया जा सकता है। यहाँ पर जो बोल रहा है नहीं कर सकता, ये गलत है। ऐसे वालों को सुना जा सकता है, ठीक है, नामांकन लिया जा सकता है। तो सही ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पर आपका मिलीमीटर या सेंटीमीटर में,
तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.003 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर हेमम जिसको कहते हैं 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो बड़ा होता है 10⁻⁻6, ठीक है। इसको मिलीमीटर से और घटा दीजिएगा तो इसको इंटू 1000 से करना पड़ेगा, तो 10 आएगा 1 मिनट भैया 10⁻⁻3। और 10⁻⁻3 का मतलब होता है 1/1000। 1/1000 लिखिएगा तो आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से ये वीडियो को हम फाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी देखिए मैं ऑलमोस्ट 50 मिनट ले ली। थैंक यू सो मच। सॉरी, कई चीज़ें मैंने बोल दिया आपको कई चीज़ें मैंने बोल दिया है जो कि रिकॉर्डेड नहीं हुआ। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो सारे वीडियोज़ हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा सबको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको पता भेज दीजिए। और जो टीचर बनना चाह रहे हैं बीपीएससी वाले, या जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो इच्छुक हैं, उनको तो ज़रूर से भेज दीजिएगा। उन पर भेजना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो ये मनसा रही 1,70,461 वाले हैं सीट में, एक सीट अपने आप को मानिएगा मेरा है। 2024 में जो सरकार आपके पास आएगी फिर से वोट मांगने के लिए, वोट की सरकार हो रही है, वोट की राजनीति हो रही है, और ये इसी बेसिस पर ये वैकेंसी निकली है। और जानिएगा, ये ध्यान रखिएगा, 50% ऐसे लोग सीट हैं जो कि नहीं भरे जाएंगे, जिन्होंने विज्ञप्ति में यानी नोटिफिकेशन में इन्होंने इतना झोल किया है। टेक्निकल वाले को पहले बोले लेंगे, फिर बोले नहीं लेंगे। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने बोला कि लूँगा, विदाउट इसके लूँगा, विदाउट स्टेट के लेंगे, विदाउट बीटेड के लेंगे। फाइनली जब विज्ञप्ति आई यानी नोटिफिकेशन आया 30 तारीख को 30 मई को, तो उन्होंने विज्ञप्ति में कई चीज़ें चेंज कर दिया और कट पेस्ट कर दिया गया है 2019 का और 2012 का विज्ञप्ति जो था, ठीक है। तो इस पर कई चीज़ें मैंने कई बार बोला है, उसको वीडियो को भी आप देखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन रहता है, मैंने आपका प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 पेज बीपीएससी टीचर्स के लिए। आप उसमें लगभग 50 से ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बना दिया। आप वहाँ से जाकर एक ही चीज़ें कॉन्सेप्ट कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैथ और रीजनिंग का, एक चीज़ मैंने 0 लेवल पर बताया है, 0 लेवल पर, यानी कि जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी समझ सकता है बातों को। और जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो तो उड़ा देगा क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देगा। और मैंने कई ऐसे मेथड, एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से बनाया है, ट्रिक से बताया है, और जो भी सूट लगता है आप उसको उठा करके सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, जैसे ही लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है मैं भी डिजिटल बोर्ड पर लाइट आऊँगा, और वीक में एक दिन ज़रूर ही अब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, यानी लाइव आपसे बातचीत करेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग से क्वेश्चन करना, बातें करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए कि तैयारी किस लेवल का हो रहा है। यहाँ पर A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया इसलिए नाम रखा गया। तो जो भी मेरे पास टाइम मिलता है आफ्टर जो भी मेरा काम होने के बाद, और अपने उसके बाद में आप लोग को इंडिया को ग्रो करने के लिए मैं अपने एजुकेशन नॉलेज जो फ्री में शेयर कर रहा हूँ, उसको सहयोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।